आज इस वीडियो में जो अनुवांशिकता पाठ से संबंधित है, इसमें आज हम मेंडल के दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, या इसे हम गुणों की शुद्धता का भी या युग्मकों की शुद्धता का भी नियम के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, जिसके अंतर्गत शुद्ध, लंबे और बौने पौधे के बीच में जब संकरण कराया गया था, तो जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें सभी पौधे जो थे वो प्रभावी गुण वाले ही प्राप्त हुए थे। अर्थात सभी पौधे जो थे वो लंबे गुण वाले ही प्राप्त हुए थे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी अर्थात प्रभावी जीन भी मौजूद है और अप्रभावी जीन भी मौजूद है। तो दोनों जीनों की उपस्थिति के होने के बावजूद भी चूंकि यहाँ पर प्रभावी जीन अपने गुण को प्रकट करता है और अप्रभावी जीन प्रकट नहीं करता है, इसलिए इसको कहा गया था प्रभाविकता का नियम। लेकिन जब मेंडल ने इसी कार्य को आगे बढ़ाया और F1 पीढ़ी के दो जनकों के बीच, दो पौधों के बीच जब स्वपरागण कराया गया और स्वपरागण कराने पर जब युग्मक बनते हैं तो उनमें दो प्रकार के गैमीट उपस्थित होते हैं। कुछ युग्मकों में प्रभावी जीन कैपिटल टी मौजूद होता है और कुछ में स्मॉल टी, जबकि यहाँ पर इसको हम पैतृक पीढ़ी या पी के संकेत से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जितने युग्मक बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी समयुग्मकी हैं, इसलिए यहाँ पर जो दोनों युग्मक बनते हैं वो स्मॉल टी या यहाँ पर कैपिटल टी एक से ही प्रकार के बनते हैं। जब इसलिए बनते हैं क्योंकि ये दोनों समयुग्मकी होते हैं। लेकिन F1 पीढ़ी में गुण तो प्रभावी है, लेकिन ये कोई भी समयुग्मकी नहीं है। ये सभी जितने हैं ये विषम युग्मकी होते हैं। इसलिए यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। कुछ युग्मकों में कैपिटल टी जीन उपस्थित होता है और कुछ युग्मकों में स्मॉल टी उपस्थित होता है। इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि कैपिटल टी, स्मॉल टी और इसके भी जो युग्मक बनेंगे वो भी इसी प्रकार के बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनके इस कैपिटल टी के बीच में संकरण कराया जाता है तो ये पौधा लंबा होता है, और इस कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये पौधा भी लंबा होता है। यहाँ पर और यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये लंबा पौधा होता है, और इन दोनों को जब संकरण कराया जाता है तो स्मॉल टी अर्थात बौना पौधा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी के जनकों के बीच में जब स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे अर्थात प्रभावी गुण के साथ साथ अप्रभावी गुण भी अलग हो जाता है या प्राप्त होता है, जो कि अप्रभावी गुण हमें F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए
इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है, क्योंकि F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी जीन उपस्थित तो है लेकिन वो अपने गुण को प्रकट नहीं कर पा रहा है। अब वो लक्षण जो है यहाँ पर उपस्थित F2 पीढ़ी में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि 3 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और एक पौधा बौना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दृश्य रूप अनुपात जो है वो 3:1 होता है, जबकि अगर दूसरा अनुपात होता है जीन रूप अनुपात। ये देखते हैं ये पौधा जो होता है समयुग्मकी लंबा है और ये दोनों जो पौधे हैं ये विषमयुग्मकी लंबे हैं, इसलिए यहाँ पर जो जीन रूप अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। अर्थात एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे संकर लंबे और एक पौधा बौना होता है। तो इसलिए ये मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के जनकों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में जो अप्रभावी गुण दिखाई नहीं देता है वह गुण प्रभावी गुण से अलग हो जाता है, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और चूंकि अप्रभावी गुण अपने प्रभावी गुण से अलग हो जाता है, इसीलिए इसको गुणों के पृथक्करण का भी नियम कहते हैं। अब यहाँ पर 2 और परिभाषाएं हम लोग सीखेंगे जिन्हें हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न जो होता है बोर्ड परीक्षा में लघु उत्तरीय के रूप में आता है। टेस्ट क्रॉस, दूसरा शब्द है बैक क्रॉस। हिंदी में इसे परीक्षण, संकरण और इसे संकर पूर्वज संकरण भी कहते हैं। अब क्या होता है कि F1 पीढ़ी के जीवों का या पौधे का किसी भी जनक के साथ अर्थात प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराने की क्रिया को बैक क्रॉस कहते हैं। और F1 पीढ़ी के पौधों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराने की प्रक्रिया को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस के माध्यम से ये पता चलता है कि जो F1 पीढ़ी के जो गुण हैं वह समयुग्मकी हैं अथवा विषमयुग्मकी हैं। अर्थात F1 पीढ़ी के गुणों को पहचानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस हमेशा अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है और बैक क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ कराया जा सकता है। तो F1 पीढ़ी के में जो पौधा प्राप्त होता है वो संकर प्रकार का होता है, तो जिसे हम कैपिटल T स्मॉल t, अर्थात अगर हम इसको स्मॉल t से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये उदाहरण हो गया हमारा एक प्रकार से टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस का अगर यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, स्मॉल t, और यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो 2 प्रकार के बनेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। अगर इसको उसको संकलन कराया गया तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका संकलन कराया गया तो कैपिटल T स्मॉल t, और इसका संकलन तो स्मॉल t, और इसका जब संकलन हुआ तो स्मॉल t और स्मॉल t। इस प्रकार से यहाँ पर 50% पौधे
लंबे प्राप्त होते हैं और 50% पौधे जो होते हैं वो आपके अप्रभावी गुण वाले प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं और अगर जिस F1 पीढ़ी का जिसका टेस्ट क्रॉस कराया जा रहा है वो संकर प्रकार का है, विषम युग्म की है, तो F2 पीढ़ी में जो गुण प्राप्त होंगे वो 50-50% प्रभावी गुण और 50% अप्रभावी गुण वाले प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अगर F1 पीढ़ी के अगर जिसका परीक्षण कराया जा रहा है वो समयुग्म की है तो रिजल्ट जो है हमारा 100% प्रभावी गुण वाला ही प्राप्त होगा। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे जब कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे जब कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर 100% गुण जो होते हैं वो प्रभावी प्रकार के प्राप्त होते हैं। अर्थात टेस्ट क्रॉस कराने के बाद अगर 100% रिजल्ट प्रभावी गुण वाला प्राप्त होता है तो जिसका परीक्षण करा जा रहा है वो गुण समयुग्म की होगा। और यदि टेस्ट क्रॉस कराने के पश्चात अगर रिजल्ट 50% प्रभावी गुण और 50% अप्रभावी गुण प्राप्त होता है तो जिसका परीक्षण किया गया है वो विषम युग्म की होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही हम सीखेंगे। मेंडल का जो तीसरा नियम है वो कल अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे।